अनएम्प्लॉयमेंट भी 4 तरह की है। एक तो वो जो काम ढूँढ रहा है, जिसको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोज़गार है। एक वो जो बाज़ार में 12 घंटे खड़ा हो रहा है, उसको सिर्फ़ 2 घंटे काम मिल रहा है, वो अंडर एम्प्लॉयड है। उसके पास पूरा रोज़गार नहीं है, उसकी आमदनी कम है। फिर तीसरा वो जिसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, खेत पे 4 लोग बैठे हैं लेकिन एक का काम है। 3 लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है लेकिन उनको काउंट कर लिया जाता है। चौथा वो जिन्होंने काम ढूँढना बंद कर दिया। जो समाधान निकालना चाहिए, वो समाधान उनके पास नहीं है। क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि उससे बेरोजगारी बेतहाशा पैदा होगी। आईएमएफ की जो चीफ हैं, उन्होंने तो कहा कि 40% तक ये पहुंच सकती है बेरोजगारी, इतना ज़्यादा जो लेबर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी एक मौका है, जबकि पूंजीवाद का जो क्राइसिस है वो जो बढ़ रहा है, तो जो ऑल्टरनेटिव हैं, ऑल्टरनेटिव का जब वर्चस्व बढ़ेगा, उनकी जो डिमांड बढ़ेगी, और अगर हम सही ढंग से उसको पेश करेंगे तो हम हमारी बात सुनने को लोग तैयार होंगे। उनके अनुसार तो सारी समस्याओं का हल हो चुका है और कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आप ज़मीन पे उतरते हैं तो समस्या ही समस्या सब तरह की नज़र आती है, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पीने का पानी हो वगैरह। अध्यक्ष महोदय तथा मंच पर बैठे मेरे साथी और सभागार में सभी साथी हमारे, आज जो चर्चा चल रही है वो लोहिया जी के जन्मदिन और जो शहादत जिन लोगों ने दी उनके उसमें उपलक्ष्य में हो रही है। तो हमें आगे क्या करना है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो पिछले सेशंस में हमने देखा स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में चर्चा हुई, और अगर हम चाहें तो सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं क्या क्या परेशानियां हैं। तो इनके पीछे एक कॉमन कारण है। वो कॉमन कारण क्या है उसको हमें समझना चाहिए कि क्यों हर क्षेत्र में परेशानी है, और ये परेशानी बढ़ती चली जा रही है। सरकार के पास तंत्र है, उनके पास मीडिया का कंट्रोल है, वो अपनी बात फैला के जनता को गुमराह भी कर लेते हैं। वो कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि असलियत ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2% या 1.5% पे बढ़ रही है। वो कहते हैं 7% पे बढ़ रही है। वो कह रहे हैं गरीबी को हमने इतना कम कर दिया कि सिर्फ 2.5% लोग गरीब हैं। यानी उनके अनुसार तो सारी समस्याओं का हल हो चुका है और कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आप ज़मीन पे उतरते हैं तो समस्या ही समस्या सब तरह की नज़र आती है, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पीने का पानी हो वगैरह। तो हम लोगों ने सुना कि स्वास्थ्य की समस्या क्या है, शिक्षा की समस्या क्या है। तो इसके पीछे वजह हमको समझना पड़ेगा कि कैसे हम जनता के बीच में जाके अपनी बात आगे रख पाएँ। क्योंकि जनता के बीच में अगर हम नहीं गए, आपस में ही बात करते रहे, तो ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो जनता किस चीज़ों से आज प्रेरित है या किस चीज़ों की वजह से वो बात समझ नहीं पा रही, किस तरह से हम आगे अपनी बात को ले जाएं, उसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो पिछले सत्रों में कहा गया कि एक हमें होलिस्टिक सॉल्यूशन चाहिए। होलिस्टिक मतलब सब चीज़ों को मिला के एक समाधान निकलेगा। सिर्फ शिक्षा में अलग से नहीं निकलेगा, स्वास्थ्य में अलग से नहीं निकलेगा, बेरोजगारी का अलग से नहीं निकलेगा। तो एक समग्र हमें चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने 93, 94 और 94, 95 में एक ऑल्टरनेट बजट बनाया था। ऑल्टरनेट बजट में ये था कि किस प्रकार से हमारे साधन हैं, उनका किस प्रकार से इस्तेमाल करके हम सब चीज़ों के समाधान निकाल सकते हो, चाहे कृषि का हो, वो चाहे रोज़गार का हो, वो चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे रूरल एरियाज़ का हो, अर्बन एरियाज़ का हो, सबका एक समाधान सब एक साथ हम कैसे निकालें। तो बुनियादी तौर पे ये जो सारी समस्याएं आ रही हैं वो कैपिटलिज्म के ज़रिए से आ रही है, पूंजीवाद की वजह से है। पूंजीवाद जिस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया में भी बढ़ा, देश में भी, वो पूंजीवाद ने अपने आप को इस प्रकार से ढाला है कि 250 साल से जो भी उसके सामने क्राइसिस आता है वो कहीं न कहीं उसके तोड़ ले लेता है। जैसे कि वेलफेयर स्टेट निकला, वेलफेयर स्टेट के चलते हुए आपने जो डिमांड की कमी थी, डिमांड की कमी की पूर्ति की और लोगों को उसमें किया। लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो पूंजीवाद के बियॉन्ड जा रही है और पूंजीवाद उस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा। तो अभी एक मौका है, जबकि पूंजीवाद का जो क्राइसिस है वो जो बढ़ रहा है, तो जो ऑल्टरनेटिव हैं, ऑल्टरनेटिव का जब वर्चस्व बढ़ेगा, उनकी जो डिमांड बढ़ेगी,
और अगर हम सही ढंग से उसको पेश करेंगे तो हमारी बात सुनने को लोग तैयार होंगे। तो क्राइसिस, जैसे कि पिछले सत्रों में भी बोला गया, पर्यावरण का भी है, टेक्नोलॉजी का भी है, तरह तरह का क्राइसिस है। और सबसे बड़ी समस्या डिमांड कम है। डिमांड जो है वो कम क्यों हो रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बड़े लेवल पे लेबर को डिस्प्लेस कर रही है। तो इसीलिए जब आपने देखा 1980s में जब वर्ल्ड बैंक ने नई आर्थिक नीतियों की तरफ सब देशों को ढकेला, तो वर्ल्ड बैंक ने ये रियलाइज किया कि गरीबी बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसने प्रपोज किया कि एक सेफ्टी नेट होना चाहिए। लेकिन 2 या 4 या 10% लोगों के लिए तो आप सेफ्टी नेट बना सकते हैं, पर 80-90% लोगों के लिए सेफ्टी नेट नहीं बना सकते। पर वर्ल्ड बैंक ने एडमिट किया 80s में कि सेफ्टी नेट की जरूरत है, नहीं तो जो उनकी नीतियां हैं उससे गरीबी और तेज हो जाएगी और उससे सोशल एक्सप्लोजन हो सकता है। और इसीलिए हमारे देश में भी 2005 के बाद हम लोगों ने सेफ्टी नेट डेवलप किए, वो चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीज़ें आई। लेकिन वो समाधान नहीं है, उससे रोजगार पैदा नहीं होने वाला। उससे सिर्फ ये है कि आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि सोशल एक्सप्लोजन ना हो। तो सोशल एक्सप्लोजन ना हो उसके लिए सेफ्टी नेट की बात रखी गई। लेकिन वर्ल्ड बैंक को लगा 2015 तक आते आते कि ये भी अपने आप में समाधान नहीं है, इसलिए उसने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करनी शुरू कर दी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि आप लोगों के हाथ में पैसा दीजिए जिससे कि मार्केट में डिमांड बनी रहे। तो मार्केट में डिमांड बनाने के लिए वो किया। लेकिन जैसे कलस्की ने हमको समझाया कि कैपिटलिज्म में आप किसी को पैसा नहीं देते जब तक वो काम न करे। और इसीलिए आप देखें WTO हुआ या बाकी हुआ, उसमें सब्सिडी को गलत माना गया है। वो कहते हैं सब्सिडी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब्सिडी मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देती है। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है जब ये कहा जा रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, अब पैसा नहीं देंगे तो डिमांड जो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो परेशानी और बढ़ जाएगी जो कैपिटलिज्म की। तो कैपिटलिज्म का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और जो समाधान निकालना चाहिए वो समाधान उनके पास नहीं है। क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि उससे बेरोजगारी बेतहाशा पैदा होगी। IMF की जो चीफ हैं उन्होंने तो कहा कि 40% तक ये पहुंच सकती है बेरोजगारी, इतना ज़्यादा जो लेबर का डिस्प्लेसमेंट होगा। लोग कहते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी तो हरदम बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो उससे जो मतलब बदलाव आता है समाज में। लेकिन ये पहली बार है जब माइंड वर्क को डिस्प्लेस करेगा। अभी तक जो टेक्नोलॉजी आती थी वो फिजिकल लेबर को डिस्प्लेस करती थी। आप खेती करते हैं तो आप जब पहले जब हल बैल से करते थे, अब आप ट्रैक्टर से करते हैं। तो जो जमीन आप 3 दिन में जोतते थे अब 3 घंटे में जोत लेते हैं। पहले आप कटाई करते थे फसल की, हाथ से करते थे, अब वो जब आप जो हार्वेस्टर कंबाइन के जरिए कर लेते हैं। तो तरह तरह का जो फिजिकल लेबर है, फैक्ट्रीज हैं, उनमें रोबोट्स आ गए हैं। मारुति में आज से 10 साल पहले एक कार पे 10 रोबोट और 10 आदमी काम करते थे, आज 20 रोबोट और 5 आदमी काम करते हैं। बैंकिंग देख लीजिए, पहले सब कामों के लिए हमको बैंक के अंदर जाना पड़ता था, अब मोबाइल फोन पे सारे काम हो जाते हैं। तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया लेकिन उसका लेबर फोर्स आधा हो गया। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि ये जो अभी की समस्या है वो माइंड वर्क को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी डॉक्टर का काम, लॉयर का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, ये काम जो मेंटल वर्क है, जो स्किल लेबर है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है। और यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने दिसंबर 2024 की जो सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारे काम कर लेगा जो आज आदमी करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन बिल गेट्स, उन्होंने कहा नहीं 2-3 साल लगेगा। तो बात ये नहीं कि 10 साल बाद होगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में बड़ी तेजी से बदलाव आएगा AI के जरिए से। अभी हम देख रहे हैं जब से ChatGPT-4 आया तो टीचर का काम, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स अपना पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसमें बदलाव आ गया। ChatGPT-4 को कहा कि एक ऐसे लिख दो 1000 वर्ड का, उसने 2 मिनट में ऐसे लिख दिया। उसको कहा इसको ग्रेड कर दो, उसने ग्रेड भी कर दिया 2 मिनट में। तो जो टीचर का काम है वो बहुत बड़े लेवल पर डिस्प्लेस हो रहा है। हमारे एक मित्र हैं जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है कि आप उनको पिक्चर भेज दिए अपनी स्किन की और वो बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये 5 साल पहले, और अभी इंडियन एक्सप्रेस में 4 महीने पहले उस पर आया कि उसमें और कितना एडवांस हो चुका है। तो डॉक्टर के काम पे भी बड़े, उसी तरह लीगल प्रोफेशन में बेसिक ड्राफ्ट तैयार करना अब ये संभव हो गया। तो मेरा मानना है कि बड़े तेजी से ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इससे जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है वो और तेजी से बढ़ेगी।
पर बुनियादी तौर पे जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म ने क्या किया है पिछले 20-25 सालों में? इंडिविजुअलिज्म को फैलाया है और कलेक्टिविज्म को खत्म किया है। और जो हमारी मूवमेंट्स हैं, जो हमारा सोशलिस्ट मूवमेंट है, उसमें कलेक्टिविज्म चाहिए। तो लेकिन आदमी की कॉन्शियसनेस जो कैपिटलिज्म बढ़ा रहा है वो इंडिविजुअलिस्टिक, वो कह रहा है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं? पहला तो बाजारीकरण, यानी कि बाजार ही रूल करना चाहिए और स्टेट को रिट्रीट करना चाहिए। तो बाजारीकरण में जो सबसे पहले प्रिंसिपल आता है वो है मोर इज बेटर। मतलब आपके पास एक शर्ट है तो आपका वेलफेयर बढ़ जाएगा दूसरी शर्ट से, एक कार है तो दूसरी कार। वो आपको ले जाता है इंडिविजुअलिज्म की तरफ और वो ले जाता है पर्यावरण के हर्ष की तरफ, क्योंकि जितना आप कंज्यूम ज़्यादा करेंगे उतना पर्यावरण को नुकसान होगा, उतना क्लाइमेट चेंज होगा। फिर बाजारीकरण में प्रिंसिपल आता है होमो इकोनॉमिकस, यानी सिर्फ इकोनॉमिक्स मैटर करता है, सोसाइटी नहीं मैटर करती, सोशियोलॉजी नहीं मैटर करता, पॉलिटिक्स नहीं मैटर करता, हिस्ट्री नहीं मैटर करता। तो उसकी वजह से आज जो इकोनॉमिक्स है वही रूल कर रही है। इसका मतलब है कि जैसे इक्वालिटी और इक्विटी जो सोशल हैं उनको दरकिरार कर दिया है, सिर्फ आपका पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि रैशनैलिटी क्या है आज की इकोनॉमिक्स में? रैशनैलिटी है वी आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, मतलब हमें सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाना है और एज एन इंडिविजुअल। तो ये सारी की सारी फिलॉसफी जो वहाँ से आ रही है, कंज्यूमरिज्म की है, इंडिविजुअलिज्म की है, मार्केट के आगे बढ़ने की, वो सारी कैपिटलिज्म का एक फेज है जिसके जरिए से आ रहा है। तो इसी को हमको काउंटर करना है। इसको काउंटर कैसे करेंगे? जब क्राइसिस बढ़ेगा, पर्यावरण का क्राइसिस, टेक्नोलॉजी का क्राइसिस, ये सारे क्राइसिस बढ़ेंगे तो मौका मिलेगा। तो इसमें जो बेरोजगारी पे आज अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी किस प्रकार की है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी 4 तरह की होती है। हम सिर्फ एक तरह के जो सरकारी आंकड़े हैं वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी 4 तरह की है। एक तो वो जो काम ढूंढ रहा है, जिसको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार है। एक वो जो बाजार में 12 घंटे खड़ा हो रहा है, उसको सिर्फ 2 घंटे काम मिल रहा है, वो अंडर एम्प्लॉयड है, उसके पास पूरा रोजगार नहीं है, उसकी आमदनी कम है। फिर तीसरा वो जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, खेत पे 4 लोग बैठे हैं लेकिन एक का काम है, 3 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है लेकिन उनको काउंट कर लिया जाता है। चौथा वो जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया। आईएलओ की परिभाषा के अनुसार जिसके पास जो काम कर रहा है उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उसको वो कहते हैं कि वो जब लेबर फोर्स में नहीं है। हमारी जो परिभाषा है भारत की, उसमें हम मान लेते हैं कि घर पे भी काम हो रहा है तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट है, जबकि उसको आईएलओ की डेफिनेशन मिली। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो भारत की जो परिभाषा है उसके अनुसार भी हमारे यहाँ 58% जो लोग हैं वो लेबर फोर्स में हैं, जबकि और बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे ब्राज़ील है, अमेरिका है, चीन है, वहाँ पे 70% तक लोग हैं, यानी कि 12% लोग कम हैं जो लेबर फोर्स में हैं। और अगर आईएलओ की परिभाषा से चले जो सीएमआई डेटा देता है, तो उसके अनुसार हमारे यहाँ सिर्फ 49% लोग हैं जो लेबर फोर्स में हैं, यानी कि 20% कम हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो रिपोर्ट जारी की थी अक्टूबर 2022 में, उसमें हमने दिखाया कि 380 मिलियन यानी 38 करोड़ लोगों के पास तो कुछ काम है, लेकिन 28 करोड़ हैं जिनके पास ढंग का काम नहीं है या बिल्कुल काम नहीं है, वो मुफ्त में घर पे ही काम करते हैं। तो ये समस्या 28 करोड़ की। और कितने बच्चे हर साल मार्केट में आते हैं उसका भी हमने अनुमान लगाया कि 2022 में कितने बच्चे 10वीं पास करके, 12वीं पास करके, जब बीए पास करके लेबर फोर्स में आते हैं। तो हमने पाया कि 2.7 करोड़ लोग बच्चे वो मार्केट में तैयार हैं आने के लिए। तो 2.7 करोड़ में हमने 25% कम कर दिया महिलाओं का, जिनको कि शादी की वजह से या बच्चा की किसी वजह से वो लेबर फोर्स में नहीं आ सकती हैं। तो भी 2.4 करोड़ लोगों को काम चाहिए, 2.4 करोड़ को काम वो चाहिए। और आप देखें कि 28 करोड़ का बैकलॉग है, यानी कि हमें 7 से 8 करोड़ जॉब्स हर साल क्रिएट करने हैं, तब जाके फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, और नहीं तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। और सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि नहीं, हम अगर जब 5 मिलियन जॉब क्रिएट कर देंगे तो काफ़ी है, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, यानी कि वो सीरियस नहीं है कि रोजगार पैदा हो। और इसीलिए आप देखेंगे जैसे कि पिछले सत्र में भी बताया गया कि जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको डिग्री ले लेता है लेकिन उसको उसके मुताबिक काम नहीं मिल रहा है। तो 15 से 29 साल के बच्चे जो हैं बीच में, उनमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और महिलाओं में बेरोजगारी है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा।
उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। मर्दों का तो ठीक है 70% के करीब है, लेकिन महिलाओं का 35-40% ही है। तो महिलाओं की समस्या है और जो हमारा यूथ है, इसकी वजह से सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है हमारे समाज में। सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, उससे डिप्रेशन होता है, उनको काम नहीं मिल रहा है। घर पे लोग कहते हैं कि आपको हमने मुखर्जी नगर भेजा, हमने आपको कोटा भेजा, हमने आपको इलाहाबाद भेजा, आपने ट्रेनिंग लिया, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा तो आप निकम्मे हो। तो बच्चों के बीच में हताशा निराशा और बढ़ जाती है। इसीलिए एक बिहार की स्टडी आई थी, वो बताती कि बहुत सारे ये बच्चे ड्रग्स और ड्रिंकिंग में फंस गए हैं, जिसको सब्सटेंस अब्यूज कहा जा रहा है। अब बच्चों के पास पैसा तो है नहीं क्योंकि काम नहीं है, अब पैसा नहीं है तो फिर वो घर में छीना झपटी हो रही है, यानी कि वायलेंस हैज एंटर्ड द होम। वायलेंस जो है वो घर के अंदर आ गई, एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और पॉलिटिकल पार्टीज इनको जो अनएम्प्लॉयड है उनको कुछ पैसा दे के अपने काम में लगा लेती है, तो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी साथ में खड़ी हो रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है वो एक बहुत ही जटिल समस्या है, जिसका लिंक सारे की सारी अर्थव्यवस्था से, कहाँ कहाँ जॉब क्रिएट हो सकता है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया अपनी रिपोर्ट में कि जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, इन सब में जो बहुत सारा रोजगार पैदा किया जा सकता है। और सरकार क्या कर रही है अपने बजट में, इन्हीं क्षेत्रों को काट देती है। जैसे ही उसका डेफिसिट बढ़ने लगता है, शिक्षा को काटती है, स्वास्थ्य को काटती है, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को काट देती है। तो जहां पे रोजगार पैदा हो सकता है उसी को काट देती है। और कहाँ रोज बढ़ाती है अपना एक्सपेंडिचर? वो कैपिटल आइटम में जो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि जैसे बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर, बड़े बड़े हाईवेज, फिर आईटी सेक्टर, फिर पावर सेक्टर, इनमें रोजगार पैदा नहीं होता है। पहले सड़क जब बनती थी तो वहां पे सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे, आज बड़े बड़े बुलडोजर्स और जेसीबीज और क्रेन के साथ 10 लोग काम करते दिखते हैं। उसी तरह अगर आप देखें तो जैसे रेलवेज के फ्रेट कॉरिडोर हैं, उसमें भी जो ज़्यादा आपका रोजगार की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो भी बहुत मैकेनाइज हो गया है। तो जहाँ जहाँ हमें रोजगार पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहाँ हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो समस्या हमारी बेरोजगारी की है, ये बेरोजगारी की समस्या सिस्टम की वजह से है, न कि कोई बुनियादी वजह से है। जबकि कैपिटलिस्ट क्लास चाहता है कि बेरोजगारी बनी रहेगी तो उसको सस्ता लेबर मिलेगा। जो हमारा इलीट वर्ग है वो भी सस्ता लेबर चाहता है, तो जितनी बेरोजगारी होगी उतनी वर्कर की वेजेस कम होंगी और फिर उसको सस्ता लेबर मिलेगा। तो उदाहरण के तौर पे मेरा नेफ्यू जो है वो फिलाडेल्फिया में एक बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो उसकी आमदनी मुझसे कम से कम 12-13 गुना ज़्यादा है, लेकिन वो एक सर्वेंट नहीं रख पाता। जबकि हमारे यहाँ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में मेड सर्वेंट भी होगा, ड्राइवर भी होगा, ये भी होगा। वजह ये कि हम अपने वर्कर्स को बहुत कम पे करते हैं, तो जिसको कहा जाए कि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, ये रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, जिसकी वजह से कि जो हमारी वेजेस बहुत कम रहती हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ परेशानी रहती है कि जो बच्चे हैं उसमें काम नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ जो संगठित क्षेत्र है जहाँ पे कुछ ढंग का काम मिलता है उसमें 6% लोग काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। और जो 94% लोग काम करते हैं बहुत ही कम तनख्वाह पे काम करते हैं। अभी सरकार ने जब ई श्रम पोर्टल सेटअप किया तो ई श्रम पोर्टल में पता लगा कि करीब 300 मिलियन यानी 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है उसमें। वो 30 करोड़ में से शुरू में बताया गया कि 90% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। अब 10,000 रुपये से कम जो कमा रहा है वो तो गरीबी की रेखा के आसपास है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की जो आज गरीबी की रेखा है वो $3.15 पर पर्सन पर डे है। उसका मतलब है कि एक 5 लोगों के परिवार की आमदनी करीब 30,000 होनी चाहिए, यहाँ तो 10,000 रुपये कमा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे यहाँ 90% जो लोग हैं वो गरीबी की रेखा के आसपास ही हैं। सरकार का जो दावा है कि सिर्फ 2.5% लोग हैं, वो एक ट्रिक से करते हैं। वो कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी से हम उसको डिटरमिन करेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी मिडिल क्लास अपर क्लास के लिए वैलिड है, वो गरीबों के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए गरीबी को नापने के लिए हमें परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए नॉमिनल डॉलर, क्योंकि जो वो कंजम्पशन कर रहा है वो नॉमिनल डॉलर के हिसाब से कर रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं कर रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये जो बेरोजगारी की समस्या है वो लिंक है सरकार की नीतियों से, हमारे रिसोर्सेज से, कि हम रिसोर्सेज कहाँ खर्च कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हम ट्रिकल डाउन की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं आज़ादी के बाद से। ट्रिकल डाउन में ऊपर ऊपर डेवलपमेंट होता है, एडवांस सेक्टर में नीचे नहीं डेवलपमेंट होता है, और नीचे ही अगर आप नहीं डेवलपमेंट करेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है बार बार पिछले 5 साल में नोटबंदी के बाद से
कि हमने असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है, उसका डेटा नहीं आता और उसके लिए हम पॉलिसी भी नहीं बनाते हैं। तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो कहाँ है? कृषि में है, और वो हमारे माइक्रो सेक्टर में है। हमारा जो कृषि है उसमें 46% लोग काम करते हैं, वहाँ पे आमदनी बहुत कम है। और हमारा जो माइक्रो सेक्टर है जिसमें कि करीब 6.25 करोड़ यूनिट्स हैं, उसमें 11.5 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है। वो 11.5 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं माइक्रो सेक्टर में, उनकी भी तनख्वाह बहुत कम है। इसीलिए 10,000 रुपये का वो उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि हमारी आमदनी 10,000 रुपये से कम है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारी समस्या है वो है रोजगार कैसे पैदा करें। ये रोजगार पैदा करने के लिए हमें एक ओवरऑल पॉलिसी निर्धारित करनी पड़ेगी, जिसमें कि सारी जो इक्विटी की बातें हैं और जो हम बातें कर रहे हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और ये सब वो तब आएंगे, तभी होगा। तो क्या हमारे पास साधन पर्याप्त हैं? इसके लिए मेरा बार बार ये कहना है कि हमारी जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही तेज है। काले धन की अर्थव्यवस्था का जो अनुमान हम लोगों ने लगाया था वो है कि अभी 62% काले धन की अर्थव्यवस्था है, यानी कि करीब 400 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के ऊपर 62% अतिरिक्त, यानी कि 240 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था है। ये 240 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था अगर टैक्स नेट में आ जाए तो 40% इससे टैक्स निकल आएगा, तो वो 24% जीडीपी का आपके पास अतिरिक्त आ जाएगा। अभी हमारे जो टैक्स जीडीपी रेशियो 17.5% है, अगर ये 24% आ जाएगा तो हमारा 41% हो जाएगा। तो हमें शिक्षा में जहाँ पे हम 4% से ज़्यादा नहीं खर्च से हमें 10% पहुँच सकते हैं। स्वास्थ्य में जहाँ हम 1.3% से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ पे नहीं करते, हम 5% कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ, तो मेरा मानना है कि साधनों की कमी नहीं है, और अगर हम सही ढंग से प्रोग्राम अपना बनाएं तो वो हम सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।